बच्चों, जहाँ से व्याख्या ख़त्म हुई थी कल, उसी के आगे आज मैं व्याख्या शुरू करने जा रहा हूँ। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उसने उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ ही भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। इस तरह से जो उनकी चिंता थी मोहन के पिता की, नदी में बाढ़ आने के पश्चात जो डूबते डूबते सारे लोग बचे, तो उस चिंता से जो है उन्हें लग रहा था कि बच्चे की, मोहन की पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन उन्हीं दिनों उसी गांव का एक लड़का जो रमेश था, जो लखनऊ में नौकरी करता था, गांव आया हुआ था। तो मोहन के पिता ने उससे चर्चा की कि ऐसी ऐसी परेशानी है। तो रमेश ने उसे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाकर पढ़ाने की बात की। आगे क्या होता है देखते हैं। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान ही मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। बिरादरी मतलब जो अपने सहजातीय, जो अपने ख़ानदान के लोग होते हैं, उन्हें बिरादरी कहते हैं। तो जब उसके पिता ने लखनऊ ले जाकर पढ़ाने की बात सुनी, उसका प्रस्ताव पाया, तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए और वे इतना ही कह पाए कि बिरादरी का मतलब अपने लोग ही ऐसे संकट के समय, मुसीबत के समय सहारा बनते हैं। लेकिन देखिए, ये अपने लोग, जो तथाकथित अपने लोग हैं, ये कितना संकट के समय सहारा बनते हैं, ये आगे की कहानी में स्पष्ट होगा कि जीवन में कितना धोखा है, कितना लोग झूठ बोलकर अपना काम साधते हैं। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ गया। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। जब यहाँ पर उसको लाया गया तो उस घर में 2 औरतें थीं। जिस घर में रमेश लाया, उसके घर में रमेश के और एक चाची थी और एक भाभी थी। इन लोगों ने उसे घर का कामकाजी नौकर बना दिया, और केवल घर का ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, उन्हें भी उनके भी काम में मोहन को लगा दिया। इस तरह से मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाज़ार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। देखिए, ये असली चेहरा है। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए, मतलब रमेश बड़े बाबू थे एक सरकारी विभाग में, और मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना, अपने ख़ानदान का बतलाना, उन्हें लगता था कि इससे मेरा अपमान होगा मेरे समाज में, यहाँ के शहर के, और इसलिए मोहन को उसने घरेलू नौकर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और मोहल्ले वालों से यह बताना शुरू कर दिया, ये मेरा घरेलू नौकर है जिसे मैं गांव से लाया हूँ। इस बात को मोहन समझने लगा था और थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद
रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। दिन भर काम करता घर का और स्कूल जाने का पास के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखा दिया गया केवल औपचारिकता के लिए, और दिन भर के काम की वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाता था और थक हार कर वह ऐसे ही ज़िंदगी उसकी गुजर बसर होने लगी। एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का यह मेधावी छात्र मोहन स्कूली जीवन में अपनी कोई जैसे वहाँ उसकी पहचान थी, पूरे स्कूल में मॉनिटर था, सारे टीचर्स उसका सम्मान करते थे, सारे बच्चे उससे दबते थे। यहाँ पर वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बधी बधाई लीक पर चलता रहा। बधी बधाई लीक पर कि मतलब घर के सारे काम करना, स्कूल जाना, स्कूल से आके फिर घर के काम करना और सो जाना, इस तरह से वह जीवन चलाता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहले भविष्य के सपने देख रहे थे। लखनऊ में ये हाल था और इन परिस्थिति से मोहन ने पूरी तरह समझौता कर लिया। उसने यहाँ की परिस्थिति को अपने घर पे नहीं बताया क्योंकि उसे लग रहा था कि इसका कोई ऑप्शन नहीं, इसका कोई चारा नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है। इस मकड़ जाल से निकलना संभव नहीं है और यहीं पर मोहन की सबसे बड़ी भूल थी। वह इस मकड़ जाल से नहीं निकल पाया और न ही उसने घर में ये बात बताई कि जो माता पिता उसके सुनहले भविष्य के सपने बुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर ये बात उन्हें पता चलेगी कि उनका बेटा शहर में जाकर एक घरेलू नौकर बन गया है, पढ़ाई लिखाई से उसका नाता टूट गया है और केवल औपचारिक स्कूल में उसका नाम चल रहा है, तो वे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। इसी डर से मोहन ने वो घर पे बात नहीं बताई। हम सब कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी, अपनी समस्या, अपनी परेशानी इसीलिए दूसरों से, अपनों से शेयर नहीं करते कि ये जानने पर दुख होगा, लेकिन अगर हो सकता है कि वो अपने माता पिता को ये समस्या बता देता तो हो सकता है कोई दूसरा रास्ता निकल सकता था। हो सकता है कि मोहन के लिए कुछ कर पाना संभव होता उसके पिता के लिए, लेकिन यहाँ मोहन अपने भ्रम में जीता रहा और वहाँ पे उसके माता पिता इस भ्रम में जीते रहे कि उसका बेटा लखनऊ में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और एक दिन वह अधिकारी बनकर लौटेगा। यहाँ पर मोहन का परिस्थितियों से समझौता करना ही सबसे ज़्यादा उसकी असफलता का कारण बन गया। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों BA MA मारे बेकार घूम रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता।
धीरे धीरे 1.5 से 2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अब जब कक्षा 5 से 8 तक की पढ़ाई उसने पूरी कर ली तो हाई स्कूल की बारी आई, तो उसे हाई स्कूल में नाम लिखाने के बजाय उसे एक तकनीकी शिक्षा के लिए कि कोई हाथ का काम सीख ले और कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, इसलिए उसको तकनीकी पढ़ाई लिखाई उसकी शुरू कराई गई और वह भी केवल नाम की थी, स्कूल जाता और घर का काम करता। इस तरह से ये 2 साल भी तकनीकी पढ़ाई का यह समय पूरा हो गया और उसके बाद वह कारखानों के चक्कर लगाने लगा। ये भविष्य बना। लखनऊ आने के बाद मोहन का एक मेधावी छात्र का इस तरह से भविष्य चौपट हो जाना और अपने ही बिरादरी के भाई बिरादर ने एक धोखे में रखकर उसका इस तरह से शोषण किया, यह वास्तव में हमारे यत्र तत्र घटने वाली घटनाओं में से एक घटना है। ऐसा स्वाभाविक रूप से होता ही है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह से उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपनी स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। जो अब देखिए सारी पढ़ाई पूरी हो गई, वो शिक्षा के लिए, वो नौकरी के लिए जब मारा फिरने लगा, कक्षा 8 पास लड़का, तो अंततः उसे पता चलना ही था पिता को। अब जब पिता को पता चला तब कोई चारा नहीं बचा था, सारे सपने भंग हो गए। गांव वाले से जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, अब गांव वालों से भी वो यह नहीं कह सकते थे कि उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं हुई। जो स्वप्न भंग का साहस वो दूसरों के सामने प्रकट वो नहीं कर पाते थे। इस तरह से दोनों की ज़िंदगी एक ढर्रे पर चलने लगी। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। इसी दौरान घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम जो उसका बचपन का सहपाठी, जो लोहार का काम करता था। तो जब धनराम ने पूछा तो भी वही उसके पिता ने जवाब दिया कि एक दिन वह बड़ा अधिकारी बनकर लौट आएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। यह एक तरह का टोटका होता है कि अगर कोई झूठ बोले तो दांतों के बीच कोई तिनका तोड़ देने से वो झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। ऐसा वंशीधर जी का विश्वास था। इसलिए चूँकि उन्होंने झूठ बोला था, उन्हें सारी बात की जानकारी हो गई थी, इसलिए धनराम से झूठ बोलने के इस आभास ने उनको यह कृत्य करने पर कि तिनके को दांत से दबाकर जो झूठ बोला था उसका उन्होंने पश्चाताप किया और वो आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। मतलब कि मोहन लला बहुत बुद्धिमान थे। यह जो पुरानी बात थी वह उनको बहुत अब पीड़ा दे रही थी। जो पहले सुख की अच्छी बातें थी मोहन के संदर्भ में, वही चीज़ वंशीधर को बहुत पीड़ा दे रही थी। अब यहीं तक मैं इसको रखता हूँ व्याख्या। अब शेष अगले वीडियो में एक और वीडियो बनेगा व्याख्या का, ज़्यादा नहीं है। मैं अगले वीडियो में इस व्याख्या को कंप्लीट करूँगा।